पर्यावरण के बारे में जब आप सुनते हैं, जानते हैं, तो पर्यावरण की जो परिभाषीकरण की समस्या है, उसको समझने की, उसको परिभाषित करने की जो समस्या है, उसमें आप देखते हैं कि एक संकीर्ण विचारधारा है, एक बृहद विचारधारा है, कुछ ऐसी भी विचारधाराएं हैं जो समावेशी हैं, कुछ समावेशी नहीं। पर्यावरण क्या पेड़ पौधे ही हैं पर्यावरण, या उसके इतर भी या उससे विस्तृत भी अवधारणाएं हैं पर्यावरण की, इसको भी जानने की आवश्यकता है। और दूसरा कि हम पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पर्यावरण की समस्या है, समस्या पर्यावरण ने स्वयं उत्पन्न की है या किसी न किसी कारण विकास यात्राओं में हमने एक अनचाहा हस्तक्षेप कर दिया है, जिसकी परिणति आज हम उस रूप में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण, मनुष्य और उसके साथ साथ एक विकास की जो यात्रा है, जो विकास के प्रतिमान है, उसको समझना अपरिहार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात यही करें कि पर्यावरण और मनुष्य के जो सह संबंध हैं, उसको अगर डिस्टर्ब किया है किसी ने, तो वह किया है मनुष्य ने। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हम संसार में इतने संसाधन हैं कि व्यक्तियों के नीड्स को हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन इंसान के ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता है। आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, आपका लालच पूरा नहीं हो सकता, ऐसा गांधी जी ने कहा। अब बात करें हम कि भाई विकास प्रतिमान क्या है, या विकास की बात हम बार बार क्यों कर रहे हैं, तो बड़ा ही आवश्यक हो जाता है यह जानना कि पर्यावरण को कैसे देखा गया और पर्यावरण को कैसे देखे जाने की आवश्यकता है। जैसे देखा गया उसके क्या परिणाम निकले, और कैसे देखा जाए कि पर्यावरण के साथ साथ संबंध स्थापित करके हम अंतर जो कह सकते हैं कि इंटरजेनरेशनल एक जस्टिस की जो अवधारणा है, उसको हम कैसे सुस्थापित कर सकते हैं, इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है। अब बात यह है कि जो एंथ्रोपोसेंट्रिक मॉडल है, जिसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जनित, व्यक्ति केंद्रित जो विकास की अवधारणा है, उसमें बात दरअसल ये हुई कि पर्यावरण को हम लोगों ने साधन मान लिया और व्यक्ति को हम लोगों ने साध्य मान लिया, और व्यक्ति अपने आप में साध्य हो गया, इन इटसेल्फ हो गया अगर, तो हमने पर्यावरण का शोषण किया, दोहन किया, ताकि हम अधिकतम लाभ तक जाएं। इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा और विषय के अंदर चले जाएं हम, तो हार्डीमैन का एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। बड़े अच्छे उदाहरण से उन्होंने समझाया है कि भाई एक तालाब है और उसमें मछलियां हैं, उसका साफ़ पानी है, क्योंकि मछलियां पानी को साफ़ करती हैं, और पूरा का पूरा एक छोटा कस्बा, छोटा सा गांव जो है पानी के लिए, मछलियों के लिए, अपने खाने के लिए उस तालाब पे निर्भर करता है। लेकिन किसी सुबह दो दबंग लोगों ने क्या किया कि सारी मछलियां मार ली और बाज़ार में उसको बेच आए। जो लाभ मिला उसका आर्थिक, वह दो व्यक्तियों में रहा, लेकिन मछलियों के नहीं होने से धीरे धीरे पानी जो है प्रदूषित होने लगा। गांव के लोगों ने उस पानी को पीना शुरू किया। लाभ तो मिला दो लोगों को, लेकिन दुष्प्रभाव किसको मिला? सभी को। तो इसी को उन्होंने कहा ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स है ये। तो जब रिसोर्स को आप, कुछ लोग जो हैं वो अपने तरीके से देखते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव तो आप सब पे पड़ना है, हम सब पे पड़ना है। तो यह जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण था, जिसने व्यक्ति को ही साध्य मान लिया और पर्यावरण को साधन मान लिया, इसके कारण यह हुआ कि पर्यावरण का हनन हुआ। फिर 1987 के आसपास वैश्विक जो सरकारें हैं, वैश्विक जो गवर्नेंस की इकाइयां हैं, उनकी चिंता हुई और उस चिंता के अधीन उन्होंने एक समिति गठित की। जैसे हम देखते हैं आपके यहाँ जैसे IQAC की समिति है, ग्रीवांस की समिति है, आपके पास कोई समस्या होती तो उसके लिए आपके प्राचार्य हैं, आपके शिक्षक। तो ऐसे ही वैश्विक स्तर पे पर्यावरण और उससे संबंधित चीज़ों के लिए बर्टलैंड कमीशन नाम की एक समिति बनाई गई। उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन में उन्होंने एक अवधारणा दी जिसे हम सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। सतत विकास पर्यावरण से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह जो जनरेशन है जिसके कर्तव्य बोध की बात कर रहे हैं हम, कर्तव्य बोध इसलिए कि आपके आने वाली जो संतति है, आपके आने वाला जो भावी पीढ़ी, उसको हम कैसे यह संसाधन, यह पर्यावरण इस प्रकार का दें कि वह भी साफ हवा में सांस ले सके, स्वच्छ जल का दोहन कर सके। तो यह जो अवधारणा थी उसने अंतर पीढ़िक न्याय की अवधारणा के साथ इसको पुष्ट किया।
कि वर्तमान की जो संसाधनें हैं उनको इस प्रकार से खर्च किया जाए ताकि वह आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रह सके। भगवान सर ने अपने वक्तव्य में एनर्जी की बात की, ऊर्जा की बात की। आपने देखा होगा पेट्रोल है और आज हम एथेनॉल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति एक ऐसा जीव है जो आइसोलेशन में नहीं है, वो अकेले नहीं है। हम हमेशा इंटरडिपेंडेंस और हमारा जो निर्भरता है वह अपने आसपास के लोगों के साथ, आसपास के वातावरण के साथ है, क्योंकि हम अंतःक्रिया करते हैं। इसी अंतःक्रिया के कारण हम व्यक्ति भी। अब दूसरी बात ये आई कि जब यह संकट और बढ़ने लगा, जब इसके दुष्प्रभाव दिखने लगे, जब रेगिस्तानों के आकार बढ़ने लगे, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी भी होंगे, गणित के विद्यार्थी भी होंगे, आप सह संबंध पढ़े होंगे, बायोलॉजी भी पढ़ा होगा आपने, जिसको सिम्बायोसिस कहते हैं। एक बड़ा अजीब पर्यावरणीय सहसंबंध है कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी, गेहूं की जो फसल है, गेहूं का जो वो है उत्पादन है, वो घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि अधिक तापमान से जो उसकी बालियां हैं वह विकसित नहीं होंगी, तो आटा घटने लगेगा, उसका उत्पादन कम होने लगेगा। तो आपके जीवन में पर्यावरण का हस्तक्षेप कितना अधिक, तो उस अवधारणाओं को चुनौती देते हुए विकास का जो प्रतिमान है, जो व्यक्तिवादी प्रतिमान जिसको मैंने कहा एंथ्रोपोसेंट्रिक मॉडल, उसको चुनौती देते हुए एक नए प्रतिमान की तरफ विमर्श आगे बढ़ा और अब हम इकोसेंट्रिक मॉडल की तरफ गए। अर्थात पर्यावरण को हमने केंद्र मान लिया, पर्यावरण को हमने साध्य माना और व्यक्ति जो है उसका साधन बना। रिचर्ड कार्सन ने एक अध्ययन किया और उसने यह बताया कि ये जो रासायनिक छिड़काव होते हैं, इसके कारण फूलों के खिलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो घटती जा रही, और उसको उन्होंने नाम दिया साइलेंट स्प्रिंग, मतलब ऐसा वसंत जिसमें फूल ही ना हो। आपने ही महसूस किया होगा, कुछ ऐसे मौसम होते हैं जैसे फूल आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, कम देते हैं, लेकिन जब फूल दिखने के मौसम में आपको फूल दिखाई ना दें तो फिर आप कभी ना कहीं आपके जहन में आएगा कि ऐसा क्या होगा कि फूल नहीं खिल रहे हैं। तो ये जो तमाम अध्ययन हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं जो पर्यावरण के विमर्श की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रही हैं, यह क्यों कर रही हैं? ताकि हम कर्तव्य बोध की तरफ जाएँ। अब कर्तव्य बोध एक ऐसा है कि जो सिर्फ अगर आप उसके संकीर्ण दृष्टिकोण में देखेंगे तो हम उसको कह सकते हैं आंग्ल भाषा में कि ओरिएंट कर देना, आपको जागरूक कर देना, आपको यह बता देना कि पर्यावरण बड़ा आवश्यक है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ इस कार्यक्रम का या इस तरीके की सोच की जो उपादेयता है वह तब बढ़ जाएगी जब हम इसको एक्शन प्लान के साथ जोड़ेंगे, जब हम इसको अपने क्रियाविधि में ले आएंगे, जब हमारे एक्शन से भी इसका रिफ्लेक्शन होगा। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम अपने घर का फ़ैन लाइट ऑफ कर दें। हमने एनर्जी को सिक्योर किया। क्यों आप ये बात नहीं समझ पाते हैं कि जो एनर्जी आप इस्तेमाल करते हैं उस एनर्जी के आप तक पहुंचने के पीछे बहुत सारे रेसिडुअल चीज़ें हैं जो छूटती हैं, जो उसके बनने के कारण ख़राब होती हैं, आप उसमें कमी ला सकते हैं। तो कर्तव्य बोध के साथ साथ अगर हम उसको एक्शन प्लान के साथ लेके चलें, अब एक्शन प्लान के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। विद्यार्थी हैं आप, आने वाले समय के भविष्य हैं, तो आपको आपस में एक फोकस ग्रुप बनाना चाहिए, वहाँ पे आप विमर्श कर सकते हैं। आप अपने ही महाविद्यालय से शुरुआत करिए, आप इसी को अपनी कर्मभूमि बनाइए, रेखांकित करिए उन क्षेत्रों को जहाँ पे बाकी जगहों की तुलना में पेड़ पौधों की संख्या कम है, उसको भरने की कोशिश करिए, उसको बराबर करने की कोशिश करिए। अपने जीवनचर्या में, अपने व्यवहार में भी अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण को लेकर चलें तो कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम जो है अपने लक्ष्य के और करीब जाएगा। गोष्ठियाँ होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन जब तक हम उसका रूपांतरण क्रियाविधि में नहीं करेंगे तब तक उसका जो हम कह सकते हैं उद्देश्य है वह सही रूप से सफलीभूत नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ महाविद्यालय को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महाविद्यालय के प्राचार्य को कि उनके पास तो एक विज़न है, वह देख रहे हैं, वह महसूस कर रहे हैं और निश्चित तौर से वह यह महसूस कर रहे हैं कि क्यों ना इसको हम आगे लेके जाएं, इसको गतिशीलता प्रदान की जाए। तो ऐसे कार्यक्रम सतत रूप से हों विकास की तरह, और इसको हम अगर कन्वर्ट कर ले जाएं एक्शन प्लान में तो हम इसके रिजल्ट को और अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया यहाँ बोलने के लिए।